नाज़रीन आदाब, मैं हूं अखलाक अहमद उस्मानी, हाजिर हैं दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर दुनिया में रियासत। हमारी इस खास पेशकश में आज बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के फ़्रांस दौरे की। फ़्रांस के वज़ीर आज़म के बुलावे पर मोदी साहब ने G7 की समिट में हिस्सा लिया। फ़्रांस के बियारित्ज़ में उन्होंने G7 के अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की। अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को दो तरफ़ा मुद्दा बताया। मोदी ने फ़्रांस के साथ अपने मज़ाकरात में इंफ्रा लफ्ज़ की वस्फ़ वज़ाहत में हिंदुस्तान यानी भारत के लिए IN और फ़्रांस के लिए FRA का इस्तेमाल किया। उन्होंने हिंद निज़ाद अवाम के बीच इक़्तबास में दोनों ममालिक के मुश्तरका तरक्की और ताल्लुकात को समझाते हुए इसे मज़ीद मजबूत करने पर ज़ोर दिया। भारत और फ़्रांस मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी से मुकाबले, दिफाई इमदाद और तिजारती फ़रोग़ को बेशतर आगे बढ़ाने पर राज़ी हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो ख़ास मेहमान। प्रोफेसर उम्मू सलमा बावा, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ़ यूरोपियन स्टडीज़ में मुअल्लिम हैं, और साथ ही हैं मोहतरम अशोक सज्जनहार साहिब, आप भारत के साबिक़ सफ़ीर हैं। दोनों मेहमानों का स्टूडियो में हम खैर मक़दम करते हैं। सलमा साहिबा, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करूँगा। फ़्रांस के दौरे का, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के फ़्रांस दौरे पर आपका तबसरा क्या है? मिलिट्री क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो राफ़ेल एयरक्राफ्ट डिलीवर होने वाले हैं उस पे बात किया गया था, और जो दूसरे चर्चे के मुद्दे थे कि भारत और जो है फ़्रांस मिल के आगे अपने आपस के क्षेत्र में जो है, जैसे आपने कहा कि टेररिज्म को लेके क्या किया जा सकता है, डिजिटल के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पे एकजुट होके कैसे वो काम करें। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि जो फ़्रांस है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है और भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है कि ये आगे का ये जो हमारा स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप है, जो ख़ास तौर पे 1998 से दोनों देशों के बीच में जो आपस के जो रिश्ते हैं इनको मजबूत करने के लिए बनाया गया था, उस पे फ़्रांस का एक अहम रोल है इसमें। सफ़ीर सज्जनहार साहब, आप क्या तबसरा रखते हैं इस पर? नहीं, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ जो सलमा जी ने कहा। जो बहुत अहमियत भरे हमारे दोनों संबंध हैं, रिश्ते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है जो प्रधानमंत्री वहाँ पर पहले फ्रांस में गए द्विपक्षीय अपनी यात्रा के लिए। याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की पहले सरकार बनी थी तो यूरोप में जो पहला देश था जो उन्होंने विज़िट किया था वो भी फ्रांस था। तो इस बार भी बड़ा अच्छा रहा जो 2 दिन की ये पहले उनकी यात्रा रही द्विपक्षीय केवल फ्रांस में, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद वहाँ पर गए G7 की मीटिंग में बियारित्ज़ में, और बड़ा अच्छा ये बड़ी अच्छी मुलाकात रही। क्योंकि जो भी अहम मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में, क्योंकि आपको याद होगा जो जब राष्ट्रपति मैक्रोन का इलेक्शन हुआ था ये 2017 में, और तब प्रधानमंत्री मोदी थे सेंट पीटर्सबर्ग में, और जैसे ही उनका वहाँ पर इलेक्शन हुआ वो राष्ट्रपति बने तो वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी गए थे उनसे बातचीत करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ। उसके बाद राष्ट्रपति मैक्रोन हिंदुस्तान आए थे, जबकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पिछले साल इसके बारे में इसको इनॉग्रेट किया गया। तो अभी भी क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया दोनों पूरी दुनिया के लिए, और कैसे दोनों देश भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ अपने संबंध और बढ़ा सकते हैं, और जो ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरी दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज की, इससे कैसे जूझ सकते हैं। उसके अलावा आतंकवाद के बारे में भी, क्योंकि भारत जितना आतंकवाद से पीड़ित है, ग्रसित है, उतना ही फ्रांस भी है वहाँ पर। तो इसीलिए दोनों देश कैसे एक दूसरे से मिलकर इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें याद होगा अभी पिछले ही कुछ महीनों में जब मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने की बात हो रही थी तो फ्रांस ने बहुत हमारे साथ सहयोग दिया था, और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था जो अगर चीन इसके ऊपर अपना टेक्निकल होल्ड या वीटो नहीं हटाता है तो वो फिर इसको ओपन सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन में ले जाएंगे, जिससे कि चाइना को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो भी फिर इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट हो गया। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी हमारे दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही अहम सहयोग का कारण है। हमें मालूम है जो करीब 6 रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, परमाणु रिएक्टर्स यहाँ पर बनने हैं,
1650 मेगावाट का एक, मतलब 10,000 मेगावाट के आसपास का, इसके ऊपर भी बातचीत हुई और ये कहा गया जो कैसे दोनों देश इस सहयोग को भी आगे ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जो ये द्विपक्षीय यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की थी बहुत ही अहम है और इससे हमारे संबंध और बहुत गहरे हुए हैं। और जो G7 की है उसमें भी प्रधानमंत्री को मोदी को बुलाया गया, भारत को बुलाया गया, वहाँ पर आमंत्रित किया गया 2009 के बाद पहली मर्तबा। तो मतलब 10 साल बाद भारत को इस G7 में निमंत्रण दिया गया और इसका बहुत फ़ायदा रहा। जैसे आपने अखलाक साहब स्वयं कहा, जो वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत हुई और वो भी मेरे विचार से बहुत सफल बातचीत थी। और भी लोग जो भी वहाँ पर लीडर्स थे, चाहे वो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हो या यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हो एंटोनियो गुतेरेस, इन सब से बातचीत हुई और मेरे विचार से भारत का पक्ष इन सब देशों के सामने रखने में, चाहे वो हमारे अभी जो डिसीशंस हुए हैं, चेंजेस हुए हैं कश्मीर में 370 को लेकर, 35A को लेकर, मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छी तरह से भारत का पक्ष उन सब के सामने रख पाए। सलमा साहिबा, G7 का ना ही कोई एक दस्तूर है और ना ही इसका कोई हेड क्वार्टर अनाउंस है, तो जब भी हिंदुस्तान फ्रांस की तरफ देखता है तो क्या हम ये, और सबसे ज़्यादा सेशन G7 के फ्रांस में हुए हैं, तो क्या ये एक तीर से दो निशाने वाली बात है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। पहले जो बायलैटरल लेवल था उसका शुरुआत हुई और फिर 2 दिन के बाद पुनः वो फ्रांस पहुँचे G7 के मीटिंग के लिए। एज एम्बेसडर साजनहार ने अभी बताया कि कोई वहाँ पे कोई स्थायी नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत अहम देशों का अहम मुद्दों को लेके, और तस्वीरें खुद एक आईना है, तस्वीरें खुद बता रही हैं जो हम लोग थोड़े दिन से देख रहे हैं, किन किन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ और किन देशों के साथ। यानी कि G7 में जितने भी जो अहम मुद्दे हैं उनमें जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो वहाँ पे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अपना एक वो भारत का जो नज़रिया है, हिंदुस्तान का जो नज़रिया है इश्यूज़ के ऊपर, उसको सामने रखा गया। और फ्रांस और हिंदुस्तान के बीच में जो आपस के जो ताल्लुकात हैं वो इतने मजबूत हैं, इसीलिए जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक पर्सनल इनविटेशन रखा। अमूमन नहीं बुलाया जाता है राष्ट्रों को, और ये पर्सनल इनविटेशन था कि आप 2 दिन के बाद दोबारा आइए और इसमें शरीक होइए। तो वो एक तरीके से ऐलान करता है कि इनमें किन देशों को बुलाया जा रहा है, उनकी अपनी क्या खासियत है, उनकी अपनी क्या इकोनॉमिक स्टैंडिंग है, और क्या उनका जो एक कंट्रीब्यूशन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जो है सुलझाने के लिए, उनमें एक सलूशन के लिए, उसमें भारत का अहम एक स्टैंड है और उसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, सफ़ीर सज्जनहार साहब, आमतौर पर फ्रांस को लेकर हिंदुस्तान के 2 बड़े कंसर्न हैं। एक, जैसा आपने बताया कि न्यूक्लियर पावर, और दूसरा हमारी दिफाई इमदाद यानी हमारी रक्षा सहयोग। आपको लगता है कि इन दोनों ही मौज़ूआत पर भारत और फ्रांस के ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं और इसमें बहुत गुंजाइश बाकी है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं और मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। जो दोनों ही ये एरियाज़ जो हैं, इनमें हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बहुत गहरे हुए हैं, इनमें बहुत नई ऊर्जा आई है, नई एनर्जी आई है, और उसमें अभी और आगे बात करने के लिए, काम करने के लिए हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। और मेरे विचार से जो बातचीत हुई है, जो जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आया है प्रधानमंत्री की वहाँ से यात्रा के बाद, तो उसमें ये सभी नए आयाम, क्योंकि हमने बात नहीं की अभी स्पेस की बात नहीं की, स्पेस भी है एक ऐसा क्षेत्र जिसमें दोनों देश बहुत अच्छे तरीके से आपस में सहयोग कर रहे हैं। और अगर हम ये देखते हैं, जो अगर भारत का चंद्रयान 2 बिल्कुल चंद्रमा के आसपास वो ऑर्बिट लगा रहा है, तो इसमें भारत को इस स्तर पर लाने के लिए फ्रांस का बहुत अहम इसमें योगदान रहा है। तो ये वाले सभी जो मसले हैं, फिर दूसरा है ट्रेड का मसला भी है, क्योंकि WTO में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति ट्रंप ने तो बिल्कुल ही ये चेतावनी भी दी है, ये धमकी भी दी है, जो वो WTO से शायद विड्रॉ भी कर लेंगे। तो भारत और पाकिस्तान का जो वर्ल्ड व्यू है
वो बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इसीलिए दोनों के लिए ये एक विन विन प्रोपोजिशन है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए, बातचीत की उन्होंने, वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। और जहाँ तक G7 का सवाल है, जैसे कि बताया गया है 2009 से लेकर 10 साल बाद प्रधानमंत्री को ये न्योता मिला है। और इसमें ये भी कहा गया है, अगर आप देखें वहाँ पर जो 7 देश हैं उसमें से करीब 3 देशों से ज़्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है। तो भारत का वहाँ पर होना, उन सबसे बातचीत करना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत मायने रखता है। और जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें 3 वहाँ पर सदस्य हैं। रूस और चीन तो सदस्य नहीं है वहाँ पर, परंतु 3 सदस्य हैं। और इन सबसे बातचीत करना और अपने संबंधों को और आगे ले जाना। और प्रधानमंत्री ने, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो मुलाकातें उनकी हुई वो 3 मुलाकातें वो इन 3 परमानेंट मेंबर्स की थी। और आगे चलते हुए हमको अगर सहयोग लेना है, भारत का अपने आप भी वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो इन सब देशों के साथ सहयोग करना और इन सब देशों को बताना जो ये जो पूरी दुनिया में जो चुनौतियाँ हैं उनको भारत कैसे देखता है और कैसे उनके साथ मिलकर इनको सल्यूशन चाहता है। आपने डिफेंस की बात की, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात की। भारत और फ्रांस का इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में भी बहुत अच्छा सहयोग है और मुलाकात और बात से इनको भी आगे और जोर मिलेगा। राफेल डील पर आप कुछ तबसरा करेंगे, क्योंकि अब माना जा रहा है कि हिंदुस्तानी दिफाई ताकत में काफ़ी इजाफा होगा इससे। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। इसमें काफ़ी समय लगा है, परंतु फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं जो अगले महीने सितंबर में करीब 20 तारीख के आसपास पहला राफेल जेट आएगा। तो ये अब 2 स्क्वाड्रन्स हमारे बनने वाले हैं। 36 वहाँ से हमने ऑर्डर किया है और फ्रांस ने और भी ऑफर किया है राफेल जेट्स भारत को। सलमा साहिबा, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि हॉलैंडे से जब मैक्रों आए हैं तो एटीट्यूड में कोई फ़र्क आया है फ्रांस का हिंदुस्तान की जानिब, या आपको लगता है कि नहीं उसी टेम्परामेंट को मैक्रो आगे बढ़ा रहे हैं? प्रेसिडेंट ओलांद के टाइम पे एक उसका अपना एक माहौल था, मुद्दे अलग थे। आज जो हालात है इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो उसमें और भी कोऑपरेशन की सख्त ज़रूरत पड़ रही है। और जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो एक अपने एक विज़न, एक अपना एक नज़रिया लेके आ रहे हैं, जिसमें कि उनका भी ये है कि हिंदुस्तान के साथ जो अपना जो रिलेशन है इसको और भी मजबूत और कामयाबी की तरफ लेके जाएं। और ये शायद वही चीज़ है जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इधर भी हिंदुस्तान की तरफ से भी उसको रेसिप्रोकेट किया जा रहा है। वो ना केवल एक इंडो फ्रांस के रिलेशनशिप के वो जो बायलैटरल है स्तर पे उस पे आए और मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए। जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने बताया, राफेल एक मुद्दा है, उसको अब जो है 36 एयरक्राफ्ट आप ले रहे हैं, लेकिन इसको और कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन सिर्फ खरीदने की बात नहीं है, अगर भारत को अपने आप सेल्फ रिलायंट भी होना चाहिए तो उस चीज़ को कैसे तकनीकी तौर पे हम उसको यहीं पे बना सके बहुत मायने रखेगा। और दूसरा जो है कि फ्रांस ये एक इशारा दे रहा है दुनिया को कि देखिए हम किसके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कौन हमारे आगे के जो मुद्दे हैं उनके लिए हमारे साथ, किन देशों को हम चाहते हैं हमारे साथ रहें और आगे बढ़ें। और ये बहुत क्लियर है कि जब आप G7 के जैसे एक समिट में किन को आप वहाँ पे बुला रहे हैं, वो पूरी दुनिया को एक ऐलान कर रहा है कि देखिए हमने भारत को बुलाया है, क्योंकि हमारी सबकी आशाएं अब भारत के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं। कि ना केवल कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन एक सियासी रूप पे अगर देखा जाए एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है। जिन मुद्दों को, जिन राजनीतिक मुद्दों को हम अहमियत देते हैं और लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, वही चीज़ फ्रांस कह रहा है कि हमें भारत के साथ करना चाहते हैं। तो ये मायने रखता है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जो है उस जो बायलैटरल रिलेशन है उसको और भी तेज़ी और भी रफ्तार दिया है। और यहाँ पे जो है नई सरकार बनने के बाद ऐसा मौका आया है। सज्जनार साहब, कल्चर एक्सचेंज में नमस्ते इंडिया उधर से शुरू हुआ और बोंजोर फ्रांस, बोंजोर इंडिया इधर से शुरू हुआ, नमस्ते फ्रांस हिंदुस्तान ने शुरू किया। आप क्या मानते हैं, आप पौंडीचेरी जैसे मिसाल के तौर पर एक बड़ी फ्रेंच ज़बान बोलने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, हमारे दोनों के जो सकाफ़ती ताल्लुकात हैं, जो कल्चरल रिलेशनशिप है, उस पर आप क्या सोचते हैं?
मेरे विचार से बड़े अच्छे हैं, और परंतु इसमें और भी पोटेंशियल है, और भी हम इसको आगे ले जा सकते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट, काफ़ी वहाँ पर भारतीय मूल के लोग भी वहाँ पर हैं, करीब 100,000, 1 लाख के आसपास। वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में हैं। इनको और आगे ले जा सकते हैं, इनको और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी करीब 10,000 वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। मेरे ख्याल से पिछले 5 बरसों में इसमें इजाफा भी काफ़ी हुआ है। और राष्ट्रपति मैक्रोन जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था जो फ्रेंच सीखने की, फ्रेंच में आगे स्टडी, एडवांस स्टडी करने की, वो और सहूलियत देंगे। और अब वहाँ पर ये भी हो गया है, जो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रांस में जो काफ़ी अपना कोर्स अंग्रेज़ी में करती हैं, क्योंकि भारत से जो जाएंगे स्टूडेंट्स जाएंगे और लोग जाएंगे, तो वहाँ पर उनके लिए दिक्कत होती है ज़बान की, भाषा की। तो अब वहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अंग्रेज़ी में भी ये तालीम देती हैं, और फिर उसको कुछ हिस्सा फ्रेंच में भी। अब फ्रेंच तो बहुत ही मीठी ज़बान है, जो सीखते हैं उनको ही बहुत इसमें आनंद आता है। तो हमारी तरफ से भी ये होना चाहिए, जो और ज़्यादा वो ज़बान सीखें, वहाँ पर जाएं। कल्चर का वहाँ पर बहुत, भारतीय कल्चर में, बॉलीवुड में बहुत वहाँ पर शौक़ है। तो इसमें बड़ा पोटेंशियल है। एक चीज़, अगर आप अखलाक साहब मुझे इजाज़त दें, मैं आपने जो पहले मुझसे प्रश्न किया था उसमें मैं थोड़ा ऐड करूँगा। वो ये है, जो पूरी दुनिया भर में अगर आप देखें तो बहुत टर्बुलेंस है, बहुत अनसर्टेनिटी है। वैसे ही, क्योंकि एक तो अनसर्टेनिटी होनी ही थी जब चीन इतना बड़ी शक्ति उभर के आया है, चाहे वो आर्थिक हो, मिलिट्री हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके से। फिर हमने देखा है चीन का क्या रवैया रहा है साउथ चाइना सी में, 2000 किलोमीटर अपने तट से दूर। वो कहता है जो ये सब जो द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, ये मेरे हैं, वो नए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना। परंतु चीन के अलावा जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, तो वो भी एक बिल्कुल ही इंटरनेशनल रिलेशंस में एक डिसरप्टर का रोल वो अदा कर रहे हैं। तो इसीलिए अब भारत के और अमेरिका के संबंध पिछले करीब, अगर आप देखें 18-19 साल से बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बराक ओबामा के समय में भी बड़ी तेज़ी से संबंध आगे हुए थे। जैसे जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए थे जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में, उन्होंने जब एड्रेस किया था तो उन्होंने कहा था ये इंडिस्पेंसिबल रिलेशनशिप है भारत और अमेरिका की। और उन्होंने कहा था इंडिया हैज़ ओवरकम द हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, जो हम इतने अच्छे ताल्लुकात उनसे बना रहे हैं। परंतु जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तो थोड़े बहुत, चाहे वो ट्रेड हो या अफ़गानिस्तान हो या और ऐसे मुद्दे हैं, मसले हैं जो उभर कर आए हैं, जो ये बताते हैं जो हमारी सोच में थोड़ी डिफरेंसेस हैं। तो ऐसे हालात को देखते हुए भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ बड़े अच्छा सहयोग कर सकते हैं, और इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स, सामरिक तौर से ये दोनों देश एक मिलकर, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रही है, ये दोनों मीडियम पावर्स हैं, मिडिल पावर्स हैं, और कैसे मिडिल पावर्स एक दूसरे के साथ मिलकर अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं जिससे कि वो बेहतर हो उनकी अपनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी के लिए, परंतु रीजन और पूरी दुनिया भर में ये एक ऐसा संदेश जाए जो हम अपने सहयोग से प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल्चरल एक्सचेंज में सलमा साहिबा, आमतौर पर स्टूडेंट एक बहुत बड़े माना जाता है कि वो खुद एक सफ़ीर होते हैं, बहुत यूथ यंग होते हैं, उनकी कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं, अपना कल्चर लेके जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट का, चूँकि आप प्रोफेसर भी हैं, मुअल्लिम हैं, इंडियन स्टूडेंट की क्या प्रेजेंस है, सिर्फ फ्रांसी में नहीं बल्कि इस पूरे ख़त्ते में, जिसको हम मगरबी यूरोप कहते हैं। कितना स्टूडेंट का हमारा वहाँ प्रेजेंस है और कितनी गुंजाइश है कि हम उनके स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे पढ़ा पाएँ? जी, आप सही फरमा रहे हैं कि दो मुल्कों के बीच में जो है, जो यूथ है, जो स्टूडेंट हैं, जो एक नुमाइंदे बन के जाते हैं एक दूसरों के मुल्कों का, क्योंकि जो यहाँ से जाता है, जो स्टूडेंट पढ़ने जाता है, एक अपनी एक खुद की पहचान है, अलग पहचान, आइडेंटिटी, वो सब कुछ लेके जाता है। वहाँ पे कुछ साल के लिए रह जाएगा, घुल मिल जाएगा वहाँ के माहौल में और कल्चर में, और वो चीज़ें एक ऑफिशियल और जो फॉर्मल जो तौर तरीके थे उससे कहीं आगे निकल जाता है। तो इसमें मैं मानती हूँ कि इतने मेरे 30 साल के तजुर्बे में देखा, जो स्टूडेंट कर पाते हैं शायद ऑफिशियल नुमाइंदे इतना नहीं कर पाते दो मुल्कों के बीच में, और ख़ास तौर पे लोगों के अंदर दूसरे मुल्क के लिए एक इंटरेस्ट
और उनके तौर तरीके, उनके कल्चर, खान पीन, जो सब कुछ जो है एक आम जिंदगी की तरफ जो एक रुचि बढ़ती है, वो ये बहुत अच्छी नुमाइंदी कर पाते हैं। अब दोनों मुल्कों के बीच में, फ्रांस और इंडिया के बीच में भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आना जाना ये बढ़ गया है। यहाँ से ज़्यादा तादाद में बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे देश में और भी ज़रूरत है कि भाई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले, और इसके अलावा जो नए आवाम खुल रहे हैं उसमें जो है चाहे वो फ्रांस है या यूरोप है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी अब काफ़ी तौर पे बढ़ के आ रही हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं भारत और फ्रांस के बारे में बताऊं तो दोनों मुल्कों के बीच में एक समझौता हुआ है कि जो इंडियन बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा वहाँ रह के और आगे काम करने के लिए, जिससे कि वो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस लेके वापस आ सकते हैं। तो ये बहुत मायने रखता है कि ना केवल पढ़ाई करें और आएँ। और अगर यूरोप देखा जाए तो यूरोप में भी ये जो नंबर हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी और नए डिसिप्लिन और भी आएंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि देखिए वहाँ पे इतने तादाद में बच्चे उनके अपने नहीं हैं। हमारे पास यहाँ पे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास उनके इंस्टीट्यूट्स और लैब, वहाँ पे उनमें डिमांड बहुत है कि आएँ। तो ये दोनों मुल्क, चाहे वो फ्रांस और इंडिया है, या दोनों, अगर हम इंडिया, हिंदुस्तान और यूरोप को देखा जाए तो अगर मिल के ये पार्टनरशिप हो, इस अगले आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हैं, चाहे वो आपके हेल्थ केयर को लेके हैं, चाहे वो आपके टेक्नोलॉजी को लेके है, इनमें दोनों तरफ अगर एक समझौता हो तो एक बहुत ही अहम ये जो है सक्सेस के लिए और आगे के लिए, विकास के लिए, दोनों तरफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जी, एक सवाल है आप दोनों से तबसरा मुख्तसर, क्योंकि प्रोग्राम इख्तिताम को चाहता है। क्या फ्रांस के रास्ते से हिंदुस्तान के लिए यूरोप की सियासत को साधना आसान हो जाता है? मैं मानती हूँ पूरे यूरोप को इंक्लूडिंग EU। जी, मैं मानती हूँ। देखिए, फ्रांस जो है EU का एक फाउंडिंग मेंबर है 1957 से, जब उस टाइम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना था, और फ्रांस की एक अपनी बहुत ही अहम पहचान है। उसने पहल करी, फ्रांस ने, ये जो यूरोपियन यूनियन को बनाने में भी। तो अब जब आपके बायलैटरल रिलेशन आपस में वो मजबूत हों, तो फ्रांस जो है भारत के लिए एक वो चाबी, एक वो जादू की छड़ी बन जाती है, जिससे कि आप यूरोप में अंदर जो है आसानी से उठ बैठ सकते हैं। अब आप ये G7 का ही समिट देख लीजिए, इसमें अहम यूरोप के जो है लीडर वहाँ पे मौजूद थे। फ्रांस के तो थे ही थे, लेकिन जर्मनी के भी थी, चांसलर थी वहाँ पे, और अमेरिकी राष्ट्रपति भी आए हुए थे। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक रास्ता मिल जाता है जो उनके अहम मुद्दे हैं उनके साथ भी, और आपस के दोनों मुद्दों को सामने रखा जाए। यही सवाल आपसे, आप तो बेल्जियम में सफ़ीर भी रहे सर। जी नहीं, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ। जो फ्रांस भारत के लिए यूरोप का गेटवे बन सकता है, क्योंकि देखिए पहले गेटवे था हमारा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सी सहूलियत, कंफर्ट लेवल जिसे कहते हैं, वो महसूस होता था, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान है, उसमें आप बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पर जो कहानियाँ हैं वो सबसे बहुत यहाँ का, भारत का, हिंदुस्तान का तबका है जो वो सब पढ़ के बड़ा हुआ है, चाहे वो शेक्सपियर हो या मिल्टन हो या चौसर हो, जो भी हो। तो चाहे वो लिटरेचर हो या लैंग्वेज हो, तो एक बहुत बड़ा कंफर्ट लेवल था। उसके साथ साथ हमारे वहाँ पर बहुत सारी बिजनेस, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी हम यूरोपियन मार्केट को हम एक्सेस करना चाहते थे, वो हम ब्रिटेन के माध्यम से हम करते थे। और अब जब ब्रेक्सिट होने वाला है, तो हमको एक ऐसा अब चाहिए होगा वहाँ पर जो कि जहाँ पर हमारी बेस इस्टेब्लिश हो सके, और जहाँ रहकर हम पूरे यूरोप के साथ बातचीत कर सकें, विचार विमर्श कर सकें। और मेरे विचार से इस समय फ्रांस इस मापदंड पर बिल्कुल ही खरा उतरता है, क्योंकि हम बात कर सकते हैं जो इसमें जर्मनी कैसे होगा। अब जर्मन जो चांसलर हैं, अब वो कितने साल से वहाँ पर हैं, उनका इतना वहाँ पर इन्फ्लुएंस अब नहीं रहा जितना कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का है, और वो बड़े एंथुजियास्टिक हैं बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल जो दोनों देश द्विपक्षीय रूप से भी और यूरोप के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देश बड़ा अच्छा काम साथ में कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के इस दौरे को कामयाब मानती हैं आप? बिल्कुल, बहुत अहम कामयाबी मिली। दोनों 3 खास बातें जो आपको लगती हैं।
एक तो है बायलैटरल लेवल पे मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को बहुत और मजबूती मिली है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक पुश मिला है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो आपस में जो सहयोग तय हुए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे G7 समिट के द्वारा जहाँ वहाँ पहुँच के अपने जो अंदरूनी मुद्दे हुए हैं पिछले दिनों में उसको बहुत क्लियरली करार कर दिया है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है जिस पे कोई भी इस पे दखलंदाज नहीं करेगा, और ये बात सबके साथ सहमति के साथ एक्सेप्ट हो चुकी। आपको क्या लगता है सर, कामयाब है तो किस लिहाज से? बहुत कामयाब है, क्योंकि देखिए एक तो अगर द्विपक्षीय उसमें देखें, संदर्भ में देखें, तो भारत और फ्रांस के रिश्तों को एक और नया एनर्जी मिली है, नई ऊर्जा मिली है, जिससे जो कि हमने बातें की हैं, चाहे वो डिफेंस हो, राफेल हो, स्पेस हो, न्यूक्लियर पावर, क्लाइमेट चेंज में आऊँगा इंटरनेशनल उसमें, क्योंकि वो वहाँ पर एक मुद्दा था और उसमें बहुत ज़्यादा सर्वसम्मति नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा G7 का जो एक डॉक्यूमेंट आया है, स्टेटमेंट आया है, उसमें हालांकि बातचीत बहुत हुई हो क्लाइमेट चेंज के बारे में, परंतु क्लाइमेट चेंज का उसमें जिक्र बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और इसका मतलब है जो वहाँ पर सर्वसम्मति से कुछ बात नहीं आ पाई है, क्योंकि हमको मालूम है जो राष्ट्रपति ट्रंप का क्या इसमें नज़रिया है। वो जो 2015 में COP21 मीटिंग हुई थी, उससे भी उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। और भारत ने तो इसमें कहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो उसमें सभी देश, बहुत सारे देश हमारे साथ मिले हुए हैं। आखिरी बात इसमें मैं ये कहूँगा, जो भारत और अमेरिका के बीच में जो मीटिंग हुई, क्योंकि ये मीटिंग थी ओसाका के बाद G20 का वहाँ पर जो समिट हुआ था जून के आखिर में, और इसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था जो वो प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे कश्मीर के बारे में। तो बहुत यहाँ पर भारत में भी और जगह भी थोड़ी सी इसके बारे में चिंता थी, जो क्या बातचीत होगी, क्योंकि मध्यस्थता तो हम मना कर देंगे, परंतु इसको आगे कैसे ले जाएंगे। तो बड़ी खुशी है मेरे विचार से, पूरे देश में ये बड़ी खुशी है जो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने अपना इसके बारे में विचार रखा और राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको बिल्कुल मान लिया। आखिरी चीज़ ये भी था जो ट्रेड, व्यापार के बारे में पता नहीं राष्ट्रपति ट्रंप क्या कहने वाले हैं, और उसके बारे में भी कुछ ऐसी बात नहीं हुई। ये कहा गया जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो जाएंगे वहाँ पर अमेरिका सितंबर के महीने में, और वहाँ पर बातचीत करेंगे और जो भी ये मुद्दे हैं इनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ जो हर स्तर पर, हर सतह पर, हालांकि इतनी ज़्यादा लंबी विजिट नहीं थी, 22-23 बायलैटरल विजिट थी और 25-26 को G7 की मुलाकात थी, परंतु जो भी मुलाकातें हुई इसमें भारत अपना पक्ष बड़ी खूबी से रख पाया है, और हमारे संबंध G7 के अलग अलग देशों के साथ, G7 इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ और फ्रांस के साथ और आगे बढ़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पर तबसरा रखा। अगर हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से मान लिया जाए कि अंग्रेज़ी, अरबी और फ़ारसी हिंदुस्तानी ज़बान हैं, तो बैरूनी ज़बान में फ़्रेंच सबसे ज़्यादा सीखी जाने वाली ज़बान है। ये दर्जा जर्मन और रूसी और चीनी ज़बान को भी हासिल नहीं है। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात सकाफ़ती सतह पर भी कितने मजबूत हैं। आप इस प्रोग्राम पर अपनी राय भी दे सकते हैं। हमें ईमेल करें ddurduspecials@gmail.com। हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।